हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में कोशिका। ये जो है 3 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कोशिका से आगे पढ़ेंगे कोशिका, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। नोट्स देखते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक प्रतिपादित किया। बाद में रूडोल्फ विर्चोव ने नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है जोड़कर इसे आधुनिक रूप दिया। तो सवाल यहाँ पर पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन तथा स्वान ने दिया था। बाद में रूडोल्फ विर्चोव ने नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है जोड़कर इसे आधुनिक रूप दिया। जीव धारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं यथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? तो जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ये जो है आपका, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसमें जो है केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि जो है नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। आनुवंशिक पदार्थ तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन इससे क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम क्या होता है? तो उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की कोशिकाएं जो है जीवाणुओं में और नील हरित शैवालों में पाई जाती है। दूसरा देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। यानी कि जो चीज़ इसमें उपस्थित होती है ये वाले में अनुपस्थित होती है, यानी कि जो चीज़ इसमें नहीं होती है वो इसमें होती है। जैसे कि यहाँ पर केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित है। किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। परंतु कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक विहीन हो सकती है। यानी कि ये कह रहा है कि कुछ परिपक्व कोशिकाएं भी केंद्रक विहीन हो सकती है। एग्जाम्पल में हो सकता है, उदाहरण के तौर पर जैसे स्तनधारियों की आरबीसी तथा संवहनी पौधों की सेब ट्यूब कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है। पादप कोशिका में क्या होता है कि सेल वॉल पाया जाता है, जो हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। सेल वॉल जो होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है यानी पेड़ पौधे वाले में हरित लवक पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। यहाँ पर अब देखिए,
जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन जो है 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। यानी कि रॉबर्टसन जी के द्वारा कथन है कि कब कब बोले हैं तो 1959 में कि ये जो अवधारणा दी है रॉबर्टसन द्वारा कि कोशिका झिल्ली के बाहरी और भीतरी परतें जो प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत जो है लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोल्सन 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। लेकिन वर्तमान में सिंगर और निकोल्सन के द्वारा जो प्रस्तुत अवधारणा प्रस्तुत किया गया है कब तो 1972 ईस्वी में ये सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं। यानी कि इन दोनों के अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए जो ये बोल रहा है ये वाला कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम यानी राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका की कला आरईआर से राइबोसोम लगे रहते हैं। यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका की कला आरईआर से राइबोसोम क्या होता है कि लगे रहते हैं। तो ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल तथा कुछ विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित एवं क्लोरोफिल नामक मैग्नीशियम युक्त हरित वर्णक पाया जाता है जो थैलेकोइड झिल्ली के प्रोटीनों के साथ संगठित होकर प्रकाश का अवशोषण करता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। इसको ध्यान दीजिएगा किसको तो क्लोरोप्लास्ट वाला को। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर
बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर 1869 ईस्वी ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कोशिका चयनात्मक रूप से परगम्य कला सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की समर्थ होती है। यह विभिन्न पदार्थों को वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती है। एपोप्टोसिस कोशिकीय एवं आणविक रूप से नियंत्रित सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल कोशिका मृत्यु की एक विशिष्ट विद्या है। इसे प्रक्रमित नियमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड रेगुलेटेड सेल डेथ कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों के प्रतिविकास इन्वोल्यूशन के समय होता है। वायराइड्स अविकल्पी परजीवी ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकाओं का अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये एकल जंतु सिंगल स्टैंडर्ड एसएस आरएनए अणु के बने होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रायंश लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है जबकि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न कोश अब देखेंगे तो प्रश्न कोश का पहला सवाल, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी जीव। तो राइट आंसर ए कोशिका है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं। उन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक स्ट्रक्चर एवं क्रियात्मक फंक्शनल इकाई होती है जो चयनात्मक पारगम्य कला सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की समर्थ होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती है। 2 नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल, बी गोल्जी एपार्टस, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर 1869 ईस्वी ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रायंश लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु समवायरॉइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, डी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा आपका, कौन सा सही पूछ रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका
सी, विषाणु स्वयं वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये सही है, सही पूछे तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वायराइड्स अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये एकल तंतु सिंगल स्टैंडर्ड एसएस आरएनए अणु के बने होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रायंश लघुतम सजीव कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति होती है। इस प्रकार केवल विकल्प सी का कथन सही है। 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पहला, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां सेल्यूलोज सेल वॉल्स होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में भी नहीं होती है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में भी होती है। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी वैक्यूल्स होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर आपका होगा 1 और 3 सही है, ये 2 गलत है। तो राइट आंसर सी 1 और 3 सही है। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है दोनों में। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी या रिक्तिका वैक्यूल होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित राजधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। 5 नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्रक। तो राइट आंसर बी होगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेलवाल कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। 6 नंबर सवाल देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। 7 नंबर, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल तथा कुछ विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है, शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। 8 नंबर, निम्न में किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, सी सेंट्रोसोम। तो बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 9 नंबर, कोशिका शक्ति स्रोत होता है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। 10, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी दोनों ए तथा बी बी। तो राइट आंसर होगा डी ए तथा बी। ए तथा बी दोनों से बने होते, ये नहीं होगा।
प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य बलि परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर व निकोलसन 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती है। 11 नंबर, जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका, प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। बी केवल लिपिड से, सी केवल प्रोटीन से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा, ए वाला ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जैविक झिल्लियां बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आधुनिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली का मूल ढांचा फॉस्फोलिपिड की द्विपरत लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तैरते हुए या धंसे हुए पाए जाते हैं। 12वां, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, सी गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा बी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका की कला आर रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम लगे रहते हैं। तो ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्तर वर्क बेंचेज होते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, बी किसी कोशिका केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, सी क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं संरक्षित हो रखते हैं, डी डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। राइट आंसर बी। केंद्रक न्यूक्लियस एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग ऑर्गेनेल है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। केंद्रक दो मुख्य कार्य हैं, यह कोशिका की आनुवंशिक सामग्री या डीएनए को संग्रहित करता है और यह कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है जिन्हें वृद्धि, मध्यवर्ती चयापचय, इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण और प्रजनन कोशिका विभाजन शामिल है। नाभिक में कोशिका के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। इस प्रकार विकल्प बी का कथन सही नहीं है जबकि अन्य तीनों कथन सही है। 14 नंबर, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं। ए एपोप्टोसिस, बी काल प्रभावन एजिंग, सी अपभ्रांशन, डी जनरेशन, डी ऊतकक्षय नेक्रोसिस। राइट आंसर ए एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कोशिकीय एवं आणविक रूप से नियंत्रित सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल कोशिका मृत्यु की एक विशिष्ट विद्या है। इसे प्रकर्मित और नियमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड रेगुलेटेड सेल डेथ कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों ऑर्गन्स के प्रति विकास, इन्वोल्यूशन मरम्मत के समय होता है। एपोप्टोसिस पुरानी, अनावश्यक एवं अस्वस्थ कोशिकाओं को समाप्त कर शरीर के विकास एवं अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15 नंबर, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। राइट आंसर बी क्रेब्स चक्र।
श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता नोट सकते हैं, सजीवों को वे लक्षण जो एक पीढ़ी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता हेरिडिटी कहलाती है। आनुवंशिकता वंशागति के मूल नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यानी सवाल पूछेगा कि आनुवंशिकता के मूल नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। किसको? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने उदाहरण मटर के पौधे में 7 जोड़ विपरीत लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। पहला प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तथा तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। जीव में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम तथा संतान में लाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम जो वाल्डियर 1888 ईस्वी ने प्रस्तुत किया था। तो सवाल पूछेगा ये क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वाल्डियर ने 1888 ईस्वी में प्रस्तुत किया था या दिया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अब देखिए अगला ये वाला, किसी भी जीव का डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों को संरचनात्मक एवं पर्यायकात्मक जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी। यानी कि जंपिंग जीन या प्लवमान जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का मेज के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर लगभग जीवों के जीनोम में डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड अनुक्रम पाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहा जाता है। ये आनुवंशिक विविधता और उत्क्रांति एवोल्यूशन की प्रक्रिया में योगदान कर सकते हैं। अगला देखिए, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। पहला नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, दूसरा पेंटोज शुगर तथा तीसरा फॉस्फेट। प्यूरिन बेस यूरिडीन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल जबकि डीएनए में सिस्टो साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं।
इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन और pyrimidine, दूसरा पेंटोइक शुगर तथा फॉस्फेट। प्यूरिन बेस जो है एडेनिन तथा ग्वानिन, डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। अब देखिए pyrimidine बेस, ये वाला pyrimidine बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस crick, एम.एच.एफ. विल्किंसन तथा रोसलिंड फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। 1953 ईस्वी में डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस crick ने डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया तथा विल्किंसन और रोसलिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे विश्लेषण, एक्स-रे डिफ्लेक्शन प्रतिरूप आंकड़े प्रमुख आधार बने। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में देखते हैं। इनको जो वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 23 जोड़ी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY, जबकि स्त्री में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक यानी पेरेंट्स से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य का डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश का पहला सवाल, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ए ग्रेगर जॉन मेंडल है, बाकी सब ये गलत है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा सवाल, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है ए जॉनसन, बी जी.जे. मेंडल, सी एफ.बी. मॉरिसन या डी मॉर्गन। तो राइट आंसर बी जी.जे. मेंडल, यानी कि ग्रेगर, इसका नाम है जी.जे. मंडल का मतलब क्या होगा? ग्रेगर जॉन मंडल, ग्रेगर जॉन मंडल हो जाएगा। इसका जी.जे. का मतलब होगा ग्रेगर जॉन मंडल हो जाएगा। 3 नंबर, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे माना जाता है? ए हरगोविंद खुराना, बी थॉमस हंट मॉर्गन। अगला देखिए क्या है, सी रॉबर्ट ब्राउन या डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। 4 नंबर, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था? ए ड्रासोफिला, बी स्नैपड्रैगन, सी गार्डन पी मटर या डी स्वीट पी सुगंधित मटर। तो राइट आंसर सी गार्डन पी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित हैं।
पहला प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 5 नंबर सवाल देखिए, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन पर, बी अलैंगिक जनन पर, सी लैंगिक जनन पर, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर सी लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया जो 1 वर्षीय पौधा है। इसे पूर्ण उभयलिंगी, पुष्प और कई विपरीत युग्म वाले लक्षण होते हैं। 6 नंबर, जीनोम चित्रण जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है? ए रक्त वर्गीकरण से, बी जीन्स का चित्रण से, सी स्नायु केंद्रों का चित्रण से, डी मस्तिष्क का चित्रण से। राइट आंसर बी जीन्स का चित्रण से है। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स यानी जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। 7 नंबर, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, डी केंद्रक। राइट आंसर सी जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म या संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। 8 नंबर देखिए, जीन है? ए डीएनए का एक भाग, बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ए डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से आपका कितना, तो 1 लाख जोड़े न्यूक्लियोटाइड, 1 लाख जोड़े न्यूक्लियोटाइड, 1 लाख मोनोमर्स अणु होते हैं। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। यह पहला, यह प्राय सार्वत्रिक होता है। दूसरा, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों को बनाता है जो 20 अमीनो अम्लों को संगत होते हैं। तीसरा, यह नियत या अंतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं क्रोमा रहित होता है। चौथा, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा सभी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। जेनेटिक कोड प्राय सार्वत्रिक यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों को संगत होते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक कोड पद्धति में 4 की पावर 3 यानी 64 त्रिगुणी संकेत शब्द ट्राइपलेट कोड वर्ड्स होते हैं जिन्हें कोडॉन कहते हैं। ये अनति व्यापा, नॉन ओवरलैपिंग, गैर अस्पष्ट, नॉन एम्बिजियस एवं कोमा रहित यानी कोमालेस होते हैं। आनुवंशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडान UAA, UGA, UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। इनको समापन कोडान, स्टेप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। AUG मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का कोडान को प्रारंभन कोडान इनिशिएशन कोडान कहते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन सेंस कोडान है? तो UAA, AUG, C UUU और UDUGC कौन सा है? आपका हो जाएगा A UAA। आनुवंशिकी जेनेटिक्स में mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। कोडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेंस कोडन, दूसरा नॉनसेंस या स्टॉप कोडन। मानक आनुवंशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप नॉनसेंस कोडन स्वीकार
किए जाते हैं, UAA, UAG तथा UGA तथा दिए गए विकल्पों में केवल UAA नॉनसेंस स्टॉप कोडन है, शेष जो है सेंस कोडन है। 11 नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ए उत्परिवर्तन, बी प्रतिरूपण, बी संयोजन, डी प्रजनन। तो ए उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। उद् विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। 12 नंबर, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ए राइबोसोम द्वारा, बी क्रोमोसोम द्वारा, सी प्लाज्मा द्वारा, डी लाइसोसोम द्वारा। तो राइट आंसर बी क्रोमोसोम द्वारा। जीव में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर 1888 ईस्वी थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग है, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस में। 13 नंबर, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर डी होगा, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है, जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। 14 नंबर, डीएनए की निम्नलिखित में किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ए दो रज्जुकों टू स्ट्रैंड्स की पूरकता, बी द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स, सी प्रति मूल क्षारक युग्मों की संख्या, डी शर्करा फास्फेट बैकबोन। राइट आंसर ए दो रज्जुकों टू स्ट्रैंड्स की पूरकता। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। 15, लैंगिक जन्म से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ए जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, बी क्रोमोसोम में बदलाव से, सी जीन के मिश्रण सप्लिंग से, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। जीन का सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जेनेटिक वेरिएशन होता है। 16, गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत दिया था। ए मेंडल ने, बी सूटन एवं बोवेरी, सी मुलर ने, डी वाल्डियर ने। तो राइट आंसर बी सूटन एवं बोवेरी ने। वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने गुणसूत्र को वंशागत सिद्धांत यानी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है आदि। 17 नंबर, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ए डॉक्टर मेघनाथ शाह, बी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, सी डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, डी डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर सी डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक वर्ष 1953 में जीन अणु डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक सीढ़ी के भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। सीढ़ी के दोनों लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स बना लेते हैं। 18 नंबर, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस
में से किस खोज से है? तो ए वैक्सीन से, बी डीएनए की संरचना से, सी मलेरिया निवारक औषधि से, डी पेनिसिलिन से। राइट आंसर बी डीएनए की संरचना से। 19 नंबर, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन, सी लिनन पॉलिंग, डी ग्रेगर मेंडल। द राइट आंसर ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 20 नंबर, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ए वाटसन तथा क्रिक ने, बी फिशर तथा हॉल डानी ने, सी लेमार्क तथा डार्विन ने, डी हुगो डी ब्रिज ने। द राइट आंसर ए वाटसन तथा क्रिक ने। 21 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ए धातु विज्ञान, बी मौसम विज्ञान, सी पर्यावरण संरक्षण, डी आनुवंशिकी। जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जो जीन संरचना की खोजों के लिए प्रख्यात हुए। डॉक्टर वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से वर्ष 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 22 नंबर, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? ए जैकब तथा मोनोड, बी वाटसन तथा क्रिक, सी एच जी खुराना, डी उपयुक्त कोई नहीं। राइट आंसर बी वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 23 नंबर, डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, बी ग्रेगर मेंडल ने, सी जोहानसन ने, डी हरगोबिंद खुराना ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक, सी जोहानसन ने। ये जो है ना आंसर इसका सी होगा कि ई होगा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एम.एच.एफ. विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने की थी। तो इसलिए राइट आंसर ई होगा। ई फॉर एग, एग मतलब अंडा। 24, या एलिफेंट। हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा। डॉक्टर हरगोबिंद गोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। 25 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, या डी केल्विन ने। राइट आंसर बी खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोबिंद गोविंद खुराना ने किया था। 26 नंबर, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ग्रेगोर जोहान मेंडल, बी टॉमस हंट मॉर्गन, सी बारबरा मैक्लिंटॉक, डी वाटसन और क्रिक। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर सी बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था।
प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बरबरा मैक्लिंटॉक थी, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, इससे मक्का के दानों पर कुछ धब्बे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर लगभग जीवों के जीनोम में डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड अनुक्रम पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहा जाता है। ये आनुवंशिक विविधता और उत्क्रांति इवोल्यूशन की प्रक्रिया में योगदान कर सकते हैं। 27 डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? ए एडेनिन, बी टायरोसिन, सी गुआनिन, डी साइटोसिन। तो बी टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। 28 नंबर डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो सी डी ऑक्सी राइबोज होती है। बाकी सभी जीव कोशिकाओं में दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए में मुख्यतः केंद्रक न्यूक्लियस में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणु में शर्करा डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। 29 राइबोसोम्स होते हैं, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? बी आरएनए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोसोम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण कैटालिस्टिक प्रॉपर्टीज की खोज के लिए थॉमस आर्केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 30 नंबर सवाल देखिए, किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या ए आयु के साथ बढ़ती है, बी आयु के साथ घटती है, सी स्थिर रहती है, डी वजन के साथ बढ़ती है। तो राइट आंसर सी स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित और स्थिर कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्र की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। 31 नंबर निम्न किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो डी छिपकली में नहीं होते, बाकी समय नहीं होते। तो डी में छिपकली में नहीं होते हैं, बाकी समय होते हैं। यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो गलत है डी, बाकी सब सही है। तो गलत है तो सही आंसर आपका पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो डी होगा। बाकी सब में लिंग गुणसूत्र होते हैं। छिपकली के अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। 32 साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो बी 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़ी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्री में 44 प्लस XY गुणसूत्र हैं। पुरुष तथा स्त्री 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। 33 नंबर मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या है 21, 22, 23, 24। तो सी 23।
34 कथन ए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण आ, स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। कोट क्या होते हैं, तो कौन कौन सही है कौन कौन गलत, तो आपका जो होगा ए जो है गलत है और आर जो है सही है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, गलत है, ए और आर दोनों सही, ये भी गलत है, ए सही है किंतु आर ये भी गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर डी होगा। मानव संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सूत्र विभाजन द्वारा युग्मकों अथवा शुक्राणु स्पर्म तथा अंडाणु ओवम का निर्माण होता है तथा ये अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से युग्मनज जाइगोट बनते हैं, जिसमें पिता से XY और माता से X मिलने पर उत्पन्न बालक में 44 प्लस XY गुणसूत्र तथा पिता से और माता दोनों से X मिलने पर उत्पन्न कुछ बालिकाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। 35 पुरुष जीन संगठन होता है, तो आपका BXY। 36 मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो C, पुरुष का Y और स्त्री का X। 37 नंबर, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं का DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, बी एक्सरे तकनीकज्ञ। अगला है 3 नंबर कोयला खनक। चौथा रंगरेज और रंगसाज। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही का चयन हो जाएगा केवल 2, केवल ए होगा, यानी कि केवल 2 सही होगा, यानी कि एक्सरे का जो भी करते हैं ना, ये एक्सरे वाला ये सही है, बाकी सब नहीं है। एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं सेल्स के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA में अस्थायी परिवर्तन खतरा रहता है। DNA एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे जैव उर्वरक से आगे पढ़ेंगे, तो हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट डे मिलेंगे जैव उर्वरक से आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। जय हिंद।